वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस भी उसमें आता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी आता है। अगर ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उस कॉन्सेंट्रेशन इनका ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ह्यूमंस को या फिर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी को ये डैमेज कर रहे हैं या फिर इंटरफेयर कर रहे हैं नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रोसेसेस के साथ में। तो एयर पोल्यूशन से ह्यूमन किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? ह्यूमन में हो सकती है बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं इसकी वजह से, और जो प्रॉपर्टी वो डैमेज हो सकती है। जैसे कि हमारा जो ताजमहल है, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जब की कॉन्सेंट्रेशन जब एयर में ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पे बन गया था एसिड रेन, H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस की वजह से उसकी पीएच लेवल काफ़ी कम हो गया था। तो इसका मतलब कि वो एसिडिक हो गया। और जो हमारा ताजमहल वो बना हुआ है लाइम से, ओके, इसका मतलब कैल्शियम है उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट इस सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये इससे रिएक्ट करके बनाता है CaSO4 और ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। इसका मतलब कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से जो एयर पॉल्यूटेंट्स वो प्रॉपर्टीज को भी डैमेज करते हैं। अभी कॉजेज क्या क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में हमारे कोल है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें। जब इनको बर्न करेंगे तो डेफिनेटली उससे एयर पॉल्यूशन होगा। इसको हम कहाँ पे बर्न करते हैं? हम ड्राइविंग में, ऑटोमोबाइल्स, हीट करना है हमें कुछ चीज़ें, पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड सोर्सेज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी एयर पोल्यूटेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया फ्रॉम लाइव स्टॉक मेन्योर, ये है लाइव मेन्योर, काउ डंग मोर स्पेसिफिकली। तो इसमें जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन जब प्रेजेंट होती है तो वो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और यही अमोनिया आपकी आ जाती है एटमॉस्फेयर में, और पार्टिकल्स भी ये बना देते हैं। स्पेशली इन द टाइम ऑफ स्प्रिंग टाइम, जबकि क्रॉप को सो किया जाता है, मतलब कि जब फसलें उगाने का जो टाइम होता है तो उस टाइम पे फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं। और जब डाले जाते हैं, और फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, और यही नाइट्रोजन आपकी अमोनिया बनाती है, और ये अमोनिया आपकी एटमॉस्फेयर में आके ये पार्टिकल्स बनाती है, अमोनिया पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्या फॉर्म करते हैं? एरोसॉल्स। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा स्टबल बर्निंग, ये है जो बच जाता है फसल को हार्वेस्ट करने के बाद, उसको जो फार्मर्स है वो जला देते हैं, तो उससे पोल्यूशन होता है। तो जो हमारा साफ है एयर, प्योर एयर इस तरीके का दिखेगा, और जो आपका पोल्यूटेड एयर है वो आपका कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी पोल्यूटेंट्स में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं। प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसॉल स्प्रे, जैसे कि आपका जो परफ्यूम है, परफ्यूम में भी यूज किए जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेचुरल सोर्सेस, ये तो हमारे ह्यूमन मेड सोर्सेस थे, जैसे कि डस्ट स्टॉर्म, वोल्केनोस। तो ये सारे कॉजेस हैं हमारे एयर पोल्यूशन के। तो एयर पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड गैशियस पॉल्यूटेंट्स। गैशियस का मतलब तो सिंपली गैसेस, पार्टिकल्स मतलब कि जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बन जाते हैं वो। तो पार्टिकल्स में आपके आते हैं लेड, फ्लाई ऐश, मेटालिक ऑक्साइड, नैनो पार्टिकल्स, जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। गैशियस में आप पॉल्यूटेंट्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो गैस फॉर्म में आ सकते हैं, जो इवेपोरेट हो सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम वोलेटाइल। के अलावा हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट में बेंजीन, इथाइलिन, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, एस्बेस्टॉस, रेडॉन, ये सारी चीजें। तो पहले हम देखते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर है जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर मैटर सस्पेंडेड इन एयर सच एज डस्ट एंड सॉइल। तो जो हमारी एयर है उसी में ये सस्पेंड रहेंगे। अगर इनका डिपेंड करता है इनके वेट पे और इनका डायमीटर, ये कितने टाइम तक सस्पेंड रह सकते हैं एयर में। अगर इनका वेट ज़्यादा है तो ये जल्दी ही डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब नीचे आ जाएंगे। तो मेजर सोर्स ऑफ एसपीएम, एसपीएम मीन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इनका सोर्स है इंडस्ट्रीज से, ये आते हैं जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करने, व्हीकल्स से, पावर प्लांट से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ऑयल रिफाइनरी, रेलवेज, मार्केट प्लेसेस, इंडस्ट्रीज। तो इन सब जगहों से हमारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बनते हैं। इनका साइज बहुत मैटर करता है। साइज इनका है 0.001 माइक्रोमीटर से लेके 500 माइक्रोमीटर तक। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। तो इनके साइज के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं हैवी पार्टिकुलेट मैटर,
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड नैनो पार्टिकुलेट मैटर। हैवी मतलब कि इनका साइज बड़ा होगा, जो कि मोर देन 10 माइक्रोमीटर से इनका साइज बड़ा है तो वो हैवी पार्टिकुलेट मैटर होंगे। और ये सेटल डाउन हो जाते हैं काफ़ी जल्दी ही, जैसे कि विद इन वीक्स में ही ये सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो इसमें सस्पेंडेड मतलब कि ये सस्पेंशन में ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इनका जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर से छोटे हैं, तो ये फ्लोट करते रहते हैं एंड मूव फ्रीली विद एयर करेंट्स, एयर में ही ये मूव करते रहेंगे। नैनो पार्टिकल्स जो है ये बहुत ही छोटे होते हैं, नैनो का मतलब ही होता है बहुत छोटा, तो इनका जो साइज है वो 0.02 माइक्रोमीटर से छोटा है, तो बहुत ही लाइट होता है और हार्मफुल होता है। और ये जो नैनो पार्टिकल है ये एरोसॉल बनाते हैं। एरोसॉल क्या होता है कि गैस में लिक्विड या फिर सॉलिड का सस्पेंशन, कि जो हमारी एयर है उसमें कोई लिक्विड या फिर सॉलिड जब सस्पेंड रहता है तो उसी को हम कहते हैं एरोसॉल, और एरोसॉल ये नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं विच आर मोर देन 10 माइक्रोमीटर, उनको हम PM10 से भी बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10 मीन्स 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा, मोर, तो वो इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं। और दूसरे हैं पार्टिकल्स लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, जिसे हम PM2.5 कहते हैं। तो ये PM10 और PM2.5 इसी से ज़्यादातर देखा जाता है कि पॉल्यूशन कितना है कि एयर में। तो ये है आपका PM10 जो कि आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, और PM2.5 जो आपके काफ़ी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो PM10 जो है लेस, जो कि 10 माइक्रोमीटर से ऊपर है, इसमें आपका डस्ट आता है, पॉलेंस आते हैं, मोल्ड्स जो होते हैं कुछ टाइप के माइक्रोब्स होते हैं बड़े साइज के। ये आपका है लंग्स, और इन लंग्स में ये हमारा ट्रेकिया, ये ट्रेकिया तक पहुंच जाते हैं हमारे। जब पोल्यूटेड एयर को हम रेस्पिरेट करेंगे तो ट्रेकिया तक पहुंच जाते हैं, इससे अंदर नहीं जा पाते हैं PM10। लेकिन जो PM2.5 है ये आपके कंबशन पार्टिकल है, मतलब कि जब हमने फॉसिल फ्यूल को जलाया उससे जो बनते हैं, और मेटल्स, ये हमारे एल्वियोलस तक पहुंच जाते हैं। ट्रेकिया के अंदर हमारा जो लंग्स है उसमें एल्वियोलस तक ये पहुंच जाता है और काफ़ी ये डैमेज करते हैं। दूसरा PM.1, इसका मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटे, इनमें आते हैं हमारे वायरसेस और गैशियस कंटेमिनेंट्स जो है, तो ये हमारे काफ़ी अंदर तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गन्स में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि जो हमारा हार्ट है उसमें भी ये पहुंच जाता है, नर्वस सिस्टम में भी ये पहुंच जाता है। नर्वस सिस्टम का मतलब कि जो हमारी नर्व्स है पूरी, तो ये काफ़ी डेंजरस होती है। तो इतने अंदर तक जब ये लंग्स में पहुंच जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, इसीलिए इनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है कि PM10 और PM2.5 दोनों का ही लेवल मेजर किया जाता है ये देखने के लिए कि पॉल्यूशन कितना है। तो PM2.5 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि ये बहुत अंदर एल्वियोलस तक पहुंच जा रहे हैं। और ये क्या करते हैं, न्यूमोकोनियोसिस का मतलब है कि डिजीज ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट, को जब हम इनहेल कर लेते हैं उससे जो हमें डिजीज होता है उसी को हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल है फ्लाई ऐश। तो इसके नाम से पता चल रहा है फ्लाई, फ्लाई का मतलब कि ये जो जब हम बर्न करते हैं जो इंडस्ट्रीज में, तो इस धुएं के साथ ही ये फ्लाई कर जाता है, मतलब कि ये नीचे डिपॉजिट नहीं होता है, इस स्मोक के साथ ये बाहर एनवायरनमेंट में इमिट हो जाता है, इसीलिए हम इसको फ्लाई ऐश कहते हैं। जो जिसका वेट ज्यादा होगा वो ऐश तो वहां पे रह जाएगी, बट जो फ्लाई ऐश है इसका वेट कम है तो ये इस स्मोक के साथ एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलरली नोन एज फ्लू ऐश, क्योंकि ये फ्लू गैस के साथ में इमिट होता है इसलिए इसको फ्लू ऐश कहते हैं। और पल्वेराइज्ड फ्यूल ऐश, पल्वेराइज्ड का मतलब है कि क्रश्ड, क्योंकि इस तरीके का दिखेगा आपको, बिल्कुल क्रश टाइप का, अगर इसको हम इकट्ठा कर लें इसमें से। तो इट इज अ कोल कंबशन प्रोडक्ट, जब हम कोल को कंबस्ट करते हैं तभी ये फ्लाई ऐश बनती है। फ्लाई ऐश इजेक्टेड मोस्टली बाय थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जिसमें हम कोल का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग ऑपरेशन। फ्लाई ऐश पॉल्यूट्स एयर को, ये पॉल्यूट करती है अगर वाटर बॉडी है कोई आसपास में, कोई तालाब वगैरह है जहाँ पे ये पावर प्लांट्स, अगर वहां पे ये पहुंच गया तो वहां पे ये पोल्यूशन करता है। एंड मे कॉज हैवी मेटल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। हैवी मेटल्स होते हैं वो मेटल होते हैं जिनका जो वेट होता है वो लगभग 2.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ऊपर होता है। हैवी मेटल इनको इसीलिए कहते हैं हैवी मेटल। इसमें आता है आपका लेड है, मरकरी, आर्सेनिक, इस तरीके के जो मेटल्स हैं उनको हम हैवी मेटल कहते हैं। तो इस ऐश में वो प्रेजेंट होते हैं, और ये किसी वाटर बॉडी में पहुंच गए अगर, तो वहां पे पूरे मरीन इकोसिस्टम में जो एक्वेटिक फिश वगैरह है, सी के जो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको ये डैमेज करता है। तो इसका कंपोजिशन हम देख लेते हैं। फ्लाई ऐश में हमें मिलता है सिलिकेट SiO2, Al2O3, एलुमिना, फेरस,
सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, K2O, पोटेशियम, टाइटेनियम, सल्फर, टेट्रा ऑक्साइड, MgO, SiO2, Al2O3। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें है, ये है आपके हैवी मेटल्स। इसमें है आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम मतलब कि Cr6 पॉजिटिव। क्रोमियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड 6 पॉजिटिव। इसको हम हेक्सावेलेंट कहते हैं, ये काफी डेंजरस होती है। कोबाल्ट, लेड, मैग्नीज, मरकरी, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, स्ट्रोंशियम, थैलियम, वेनेडियम। तो इतने ज्यादा इसमें ये टॉक्सिकेंट है। और ये यही जब अगर वाटर बॉडी में जब ये फ्लाई ऐश अगर डिपॉजिट हो जाए तो वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो फिश है, पूरे इकोसिस्टम को ही ये खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्टिकल है वो है हमारा लेड। इट इज प्रेजेंट इन पेट्रोल। पेट्रोल में पहले जो हमारा पेट्रोल था वो लेडेड पेट्रोल हुआ करता था। 2000 में इसको लेडेड पेट्रोल को हटा दिया गया। अब पेट्रोल में लेड को यूज करना इज नॉट अलाउड। तो पेट्रोल में डीजल जो है उसमें भी यूज करते थे एक एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह। एंटी नॉकिंग एजेंट मतलब कि जब लेड को यूज करते हैं व्हीकल, कार या फिर बाइक वगैरह, तो उसमें नॉकिंग नहीं होती है, उससे उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको हम यूज करते थे। इसको हम कहते थे एंटी नॉकिंग एजेंट। लेड को इसलिए पेट्रोल में यूज करते थे, लेकिन फिर उससे बाद में पता चला कि लेड जो है पेट्रोल से होते हुए, एनवायरमेंट से होते हुए वाटर में पहुंच के फिर वो हमारी ही बॉडी में जा रहा है, तो फिर इसको बैन कर दिया गया। तो लेड प्रेजेंट होता है पेट्रोल में, डीजल में। लेड की जो बैटरीज होती है, जो बैटरी यूज करते हैं हम पेंट में, हेयर डाई प्रोडक्ट्स में, इन सब में लेड प्रेजेंट होता है। टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज एंटी नॉक एजेंट इन पेट्रोल। एक्चुअली नॉट इज, वॉज यूज्ड, पहले यूज करते थे, अब नहीं करते हैं इसको। फॉर ए स्मूथ एंड इजी रनिंग ऑफ द व्हीकल्स। अब इम्पैक्ट ऑफ लेड। लेड हमारी बॉडी में अगर पहुंच जाता है किसी भी तरीके से, कंटेमिनेटेड फूड से या फिर वाटर से, तो ये हमारे ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, मतलब स्टोर होता है ब्रेन में, लीवर में, किडनीज में, बोन्स में। तो बोन्स, हमारी टीथ भी जो है किससे बनी हुई है, कैल्शियम से बनी हुई है। ये एक्चुअली कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है और कैल्शियम की जगह ये खुद आ जाता है। तो इसीलिए ये हमारे टीथ में, बोन्स में ये इकट्ठा हो जाता है, लीवर, किडनी, हर जगह। लेड इन बोन, उसके बाद जहां भी ये इकट्ठा है उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लड में रिलीज हो जाता है और ब्लड से हमारे पूरे बाकी शरीर में ये पहुंच जाता है। और ब्लड इसके थ्रू ये हमारे फीटस में भी, इसका मतलब कि मदर से ये बेबीज में भी जा सकता है और फिर उस चाइल्ड जो है उसके ब्रेन को भी ये डैमेज करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को लेड डैमेज करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम करता है और कैंसर भी ये कर सकता है। किडनीज, लिवर को इंजरी करने के साथ साथ ये रेड ब्लड सेल के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल में होती है हीम प्रोटीन, और ये जो हीम प्रोटीन है इसको भी ये रिप्लेस कर देता है। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल है जिसको हीम प्रोटीन से बना होना चाहिए था, वो अल्टीमेटली लेड उसमें आ जाता है। तो इस वजह से जो हमारी ब्लड सेल नहीं बन पाती है, तो ब्लड सेल जब हमारी नहीं बनेंगी तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर करते हैं हमारे प्लांट्स में भी, एंड प्लस रिप्रोडक्टिव फेलियर कर देते हैं प्लांट में। तो इसका मतलब कि कोई अगर एग्रीकल्चरल फील्ड है जहाँ पे प्लांट्स को उगना है, तो वहां पे अगर लेडेड हमने वाटर डाल दिया, तो वो लेडेड वाटर इसका डेवलपमेंटल ग्रोथ को तो कम करेगा ही, और अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया उस प्लांट ने और उस प्लांट में के फ्रूट्स हमने खा लिए, तो हमारे बॉडी में भी आ जाए। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।